हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। देखो, आज पहले तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेंस अपना क्लियर किया। अभी काफ़ी मेहनत की आपने, है ना। अब जो फाइनल लैब है इसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। और अच्छी बात यह है कि आज हमारे साथ माधव अग्रवाल है। माधव अग्रवाल ने दो इंटरव्यू दिए अपने, और दोनों में 200 और 200+ मार्क्स अचीव किए हैं। माधव की खास बात यह है कि इसने केवल प्री और मेंस के लिए ही नहीं, बल्कि अपना जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसके लिए भी बहुत मेटिकुलसली प्रिपेयर किया है। और इवन सर्विस में आने के बाद भी माधव लगातार बच्चों को गाइड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू। माधव अग्रवाल AIR 16 इनका टेलीग्राम है। तो फिर मैंने माधव को रिक्वेस्ट किया आज बच्चों को आपको गाइड करने के लिए, तो ही एग्रीड। और आज कैसे आपको बताएंगे, देखो कि डिटेल में पर्सनल टेस्ट को भी आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तभी ये जो नंबर आए 200 205 माधव के। पहले माधव को IPS मिला, नाउ ही इज IAS। तो ये बहुत मेटिकुलसली इसने प्रिपेयर किया है, तब जाके इनको इंटरव्यू में इतने अच्छे मार्क्स मिले। माधव, वेलकम टू यूपीएससी खाड़ा। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। माधव, आज फिर अब आप ही आगे इनको प्रोसीड, है ना, कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आपको पता ही है एक प्री हो जाए, मेंस हो जाए, अब इंटरव्यू भी अपने आप पर्सनल टेस्ट इंपॉर्टेंट है। और अधिकतर अब तो फिर भी अवेयरनेस होगी, लेकिन मोस्टली बच्चे इसको कहते हैं उस टाइम ही देखेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो आपने तो इसको काफ़ी मेहनत की है, इसमें हर चीज़ के अपने काम किया है इस पे। तो माधव अच्छा अच्छा। आपको गाइड करेंगे आगे। थैंक यू माधव। ठीक सर, ठीक। मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच सर। एक बार सबसे डिस्कस करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया मुझे। और काफ़ी लोग देवर आस्किंग मी कि हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू, तो आई थिंक विद दिस वीडियो आई कैन शेयर माय फीडबैक विद देम। और जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं तो बहुत अच्छा ही है। तो सर, जैसे सर आपने बताया, मेरा सर एक्चुअली 2 बार 200+ आया है स्कोर। सो एंड उसके पहले सर एक और इंटरव्यू मैंने दिया था 2023 में, वेयर 22 में, वेयर आई स्कोर्ड 171 मार्क्स। तो फर्स्ट एक बार फ्लैट गया था इंटरव्यू, देन 200 मार्क्स आए थे। तो मैं थोड़ा सा उसमें चेंजेस भी बताऊंगा क्या मेरे को लग रहा था जो मैंने किए। एंड सर एक बार जो क्वेश्चंस हैं एक बार लास्ट में ले लेंगे। मेरी आवाज़ सही से आ रही है ना सर? हाँ, बल्कि तरीका यही रहेगा, पहले एक बार माधव आपको सारा बताएंगे स्ट्रक्चर तरीके की, काफी स्टेप ठीक बाय सर। स्टेप, तो मोस्टली क्वेश्चन आपके आंसर हो चुके होंगे उस टाइम तक। फिर लास्ट में हम्म। आपका ओपन सेशन रख देंगे। यस माधव। ठीक है सर। सर जैसे मैंने सबसे पहले प्रेपरेशन के लिए इसमें देखा है, तो बहुत सारी सर कोचिंग्स दे डू डैफ एनालिसिस ऑफ योर डैफ। जैसे आप फिल कर लेते हैं तो यू विल गेट डिफरेंट कीवर्ड्स फ्रॉम योर डैफ। तो मोस्टली दे विल बी अराउंड, मेजर जो आपके चंक होगा फॉर योर प्रेपरेशन वुड बी अराउंड योर ऑप्शनल, योर होम स्टेट, और जो सर्विस एंट्री, वो एंट्री रहती है जिसमें अपन अपना हॉबीज़ और वो सब चीज़ें लिखते हैं, वो एक मेरी मेजर एरिया रहेगा। ये कुछ एरियाज होंगे। और कुछ अगर आपका जो ग्रेजुएशन का एरिया है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर कॉमर्स, मतलब ऑप्शनल, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर। अगर आप 2-3 कोचिंग्स के साथ बैठते हैं, जैसे सर आप लोग भी डाटा एनालिसिस करते हैं, तो उसमें आपको आइडिया लग जाता है कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं मेरे डाटा में और किस पे मुझे कितना फोकस करना है। तो इसमें मेरा सजेशन रहेगा कि आप 3-4-5 कोचिंग से आइडिया लें, क्योंकि आपको हर जने का थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा। फॉर एग्जांपल ग्वालियर है, तो मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ, तो ग्वालियर के बारे में फर्स्ट थॉट लोगों के बारे में क्या आ रहा है, वही बोर्ड ज़्यादातर आपसे जानना चाहेगा। सिमिलर टू जो ऑप्शनल है उसको मेरे को किस लेवल पे जाना है, या फिर कुछ बहुत यूनिक है आपके डेस्क में जो सामने वाला डिस्कस करते हुए देख लेता है। तो एक बार आप वो देखिए। फिर सेकेंड चीज़ आपको जो करना है प्रेपरेशन के लिए, कि यू शुड डाउनलोड द मर्ज्ड PDF ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ लास्ट ईयर। जो ट्रांसक्रिप्ट्स का PDF रहता है टेलीग्राम वगैरह पे रहता है सर, जो पिछले साल के बच्चे हैं जो अपने इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट लिखते हैं, तो उसको आप एक बार सर्च करिए और उस PDF को डाउनलोड करके उसमें अपने ये कीवर्ड सर्च करिए। फॉर एग्जांपल जैसे ग्वालियर है, तो हो सकता है पिछले साल भी कोई ग्वालियर का रहा हो, तो आप ग्वालियर उसमें सर्च करके सी द लेवल ऑफ क्वेश्चंस विच द बोर्ड हैव आस्क्ड इन द पास्ट। या फिर मेरा ऐसा हॉकी सर कीवर्ड था, तो हॉकी के कुछ क्वेश्चन अगर यूपीएससी ने पूछे, मेडिटेशन एक कीवर्ड्स कुछ क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे। और अगर आप इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज ऑन व्हाट टू राइट इन योर डैफ टू अभी, तो यू कैन यूज दिस एक्सरसाइज राइट नाउ इटसेल्फ, कि इफ आई एम ट्राइंग टू पुट से कुकिंग, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन द बोर्ड इज आस्किंग, am I able to answer those questions? या फिर if I am putting something very unique which might not be there, तो उस तरीके से you can judge कि यार ये हॉबी मेरे को डालना चाहिए क्या, इतना डेप्थ में शायद मैं उसको नहीं जानता हूँ, मेरा इंटरेस्ट ही है। तो उस तरीके से आप जज कर सकते हैं। और इससे सर काफ़ी अच्छा एक, मेरे को लगता है कि
आपको कवरेज मिल जाता है कि थीम्स का, जैसे अपन मेंस में करते हैं। मेंस में अपन यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखते हैं, इसमें अपन ट्रांसक्रिप्ट्स देखते हैं। ट्रांसक्रिप्ट्स एकदम रिपीट नहीं होती, बट आपको कुछ थीम्स मिल जाएंगी जो चल रही हैं। जैसे कॉमर्स के लिए भी मेरी मेजर तैयारी स्टार्टिंग में यही रही थी कि एक बार मैं कीवर्ड्स का एनालिसिस करूं कि अच्छा, कॉमर्स ऑप्शनल किसी का अगर है तो उसको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है बोर्ड। तो अगर जैसे एग्रीकल्चर टैक्सेशन पे अगर एक थीम हो गई, उस पे यूपीएससी पूछ लेती है, या फिर इकोनॉमिक्स के जनरली क्वेश्चंस को कॉमर्स में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपनी कीवर्ड को सर्च करेंगे पुराने ट्रांसक्रिप्ट्स में, तो आपको काफ़ी एक आइडिया मिलेगा। सेकंड मेरे को लगता है सर, एक और जो है कि थोड़ा सा, जब आपका एक बेस लेवल प्रिपेयर हो जाएगा, जैसे आपने थीम्स आइडेंटिफाई कर लिए, आपने डाफ एनालाइज कर लिया, उनको आपने थोड़े 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 उसका कंटेंट प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद आप थोड़ा सा उसको करंट से लिंक करने के लिए उस कीवर्ड को गूगल भी कर लो। जैसे मैंने हॉकी को गूगल कर लिया, हॉकी इंडिया गूगल कर लिया, तो आपको 4 5 10 न्यूज़ मिल जाएंगी स्टार्टिंग की, कुछ एकदम आपको पता चल जाएगा अभी करंट में क्या चल रहा है उस थीम पे। तो ये आप रेगुलरली भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ इंटरव्यूज में जो आपको लग रहा है कि ये मेरे इंपॉर्टेंट एरियाज है मेरे टैब के, जैसे ग्वालियर को मैंने गूगल कर लिया, तो आपको नेशनल लेवल पता चल जाएगा कि ग्वालियर के बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि वही बोर्ड ज़्यादातर पूछेगा, वो एकदम डिटेल में नहीं जा पाएगा एकदम लोकल न्यूज़ में कि ग्वालियर में क्या चल रहा है, अनलेस इट बिकम्स अ वेरी बिग न्यूज़। तो उस तरीके से आप इसको कीप गूगलिंग और की टर्म्स फ्रॉम अ डैप। सर पहले मेंस फर्स्ट इंटरव्यू मेरा एक्सपीरियंस था कि माय इंटरव्यू केम इन मार्च एंड द मेंस फिनिशेस इन सितंबर। तो 6 मंथ्स थे सर उस गैप में, और फिर रिजल्ट आया, फिर अपन तैयारी करते हैं, तो उस बीच में सर क्या हुआ था, मेरे मेंस की नॉलेज फेड हो गई थी। जैसे अब तो मेंस का है ना, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप अपने मेंस के नोट्स रिवाइज करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे और प्रैक्टिकल आंसर्स आने लगते हैं। जैसे कुछ कुछ की एरियाज जो आपको डेफिनेटली रिवाइज करने चाहिए, जैसे एक हो गया सर आईआर, एक सिक्योरिटी, एक इकोनॉमिक्स, एक इन्वायरमेंट। ये तो आपको डेफिनेटली पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। जैसे सर मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि पूरा उन्होंने घुमा घुमा के आईआर का डेवलप किया क्वेश्चन, 3 4 लाइन 5 लाइन मैंने कि ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, इराक पूछेंगे, क्या पूछेंगे, एंड में आके वो बोले कि अच्छा तालिबान, उस टाइम पे सर तालिबान और उसका चल रहा था टेक ओवर का, तो तालिबान अगर आता है इंडिया के नेबरहुड में, तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा अपने ऊपर। तो सर अगर ये क्वेश्चन आप मेरे को मेंस के टाइम पे देते, तो उसमें मैं 3 पेज लिख देता, क्योंकि मैं एकदम रिवाइज रहता है अपने पास, अब फॉर्मेट रहता है। बट एंड में सर क्या हुआ, उस टाइम में मेरे को 2 3 पॉइंट ही याद आ रहे थे, क्योंकि वो नॉलेज एकदम फेड अवे हो गई। और 2 3 पॉइंट भी याद आ रहे हैं, तो 2 3 अच्छे पॉइंट याद नहीं आ रहे, वो आपको मैक्सिमम ही 2 3 याद आ रहे हैं। बट इंटरव्यू में आपके पास क्या होना चाहिए सर, यू शुड हैव एटलीस्ट 6 7 पॉइंट्स इन माइंड, उसमें से आप बेस्ट 3 बोलेंगे, तभी आप बेस्ट 3 बोल पाएंगे, वरना आप जो मुंह में आ रहा है वो बोल देंगे, और विच माइट नॉट लुक गुड। तो ये मेरा सर एक्सपीरियंस था कि आपको रिवीजन स्टैटिक का ज़रूर करना चाहिए, एक बार फटाफट करना चाहिए, एक बार आप रीड कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब जो मेंस भी के आपके साथ साथ बॉक्स है। मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट है वो भी स्ट्रक्चर्ड ही होना चाहिए, मतलब हमारे हाँ सर। प्रायोरिटी वाले पॉइंट्स पहले आए पहले उसमें, ये नहीं कि हाँ हाँ random सर, पे। हाँ हाँ ये अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो सर जो होगा वो बिल्कुल। आ जैसे जाएगा। मैं भी 3 पॉइंट बताता हूँ कि 3 P होते हैं। पहला तो पोलाइटनेस, आप जो भी बोलो बहुत पोलाइट बोलो, जो आप में है बिल्कुल सब सर। में भी है, बोलो अपने बच्चे। पोलाइटनेस है पहला, तो पोलाइटनेस तो होना ही हम्म, चाहिए। सेकंड इज द आपका प्रायोरिटी वाइज, जो भी आप बोल रहे हो उसको प्रायोरिटी वाइज बोलो, P, है ना। बिल्कुल सर। और थर्ड इज द प्रिसाइजनेस, इतना टाइम भी नहीं होता उनके, तो ये 3 P पे बहुत फोकस करना चाहिए अपने को पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर। यस मैम। बिल्कुल सर। सर इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा एक बार स्टैटिक का रिवीजन ज़रूर करें अपने नोट्स का, उसको टाइम करें। ऐसा नहीं है कि अपने को उसको लेके बैठ गए 1 हफ्ते 10 दिन तक अपन मेंस ही पढ़ रहे हैं। अब आप ऐसे उसको टारगेट रख के बैठे, आज सिक्योरिटी है, मेरे को उसको 2 3 घंटे में बस फ्लिप करना है, ताकि वो सरफेस पे आ जाए नॉलेज, अपने को याद नहीं करना सब कुछ, बस वो सरफेस पे लानी चीज़ें। सेकंड सर, जो डैफ 2 में जो सेक्शन रहता है जिसमें हॉबीज और अपने अचीवमेंट्स, लीडरशिप पोजीशन और ये सब अपन लिखते हैं, सर मेरा उसमें पर्सनली ये ओपिनियन है कि उसको जितना आप छोटा रखेंगे, शॉर्ट कंसाइज रखेंगे, उस उतने आप फायदे में रहेंगे। तो उसमें लेस इज ब्यूटीफुल का आप फिनोमेना यूज़ करिए। 4 एंट्रीज रहते हैं, मेरे हिसाब से आपको मैक्सिमम हर उसमें 2 ही रखना चाहिए। 2 से कम भी रखें तो चलेगा, तो 8 से ज़्यादा आप ना रखें, क्योंकि उसकी प्रेपरेशन करने में बहुत फिर दिक्कत होती है बाद में। अभी आपको लगता है यार मैं ये 4 हॉबीज डाल देता हूँ, 2 4 लीडरशिप पोजीशन डाल देता हूँ, 2 3 स्पोर्ट्स डाल देता हूँ, बट जब आप उसकी प्रिपरेशन करने जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वैसे ही टाइम क्रंच रहता है इसमें। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसमें अपनी बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें। जैसे सर मैं हॉकी खेला था स्टेट लेवल पे, तो मैंने उसको स्पोर्ट्स में डाल दिया। अब मैं स्कूल में हॉकी कैप्टन भी था, बट फिर मैंने उसको रिपीट करके लीडरशिप पोजीशन में नहीं डाला, मैंने कहा कुछ और साइड दिखाते हैं अपना। अब हॉकी की एक थीम तो बनी गई, क्योंकि मैंने लिख दिया उधर, तो उसको रिपीट ना करें। और वैसे अगर आप कुछ
ट्राई करें तो आपके पूरे चारों में एक दो दो या तीन थीम कुछ क्लियर दिखनी चाहिए। जैसे अगर आपका टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड है तो आपने अचीवमेंट, सपोज टेक्नोलॉजिकल कोई क्विज है, फिर आपने हॉबी भी लिख दिया कि यार मैं सपोज साइंस फिक्शन या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल्स रीड करने का मन करता है, तो आपकी एक कंसिस्टेंसी भी दिखती है वो डैफ टू वाले उस सेक्शन में, तो एक थीम भी बन जाती है, तो उसको आप ध्यान रख सकते हैं जब भी आप डैफ का प्रिपेयर कर रहे हैं। सेकंड सर, ये करंट अफेयर्स के लिए एक बार जो सब बच्चों को डाउट रहता है, तो हाँ, एक करंट सेकंड अफेयर्स मानव, में। ये जो हाँ। पहले वाला सेक्शन बताया ना, इसमें थोड़ा क्लियर करते हैं इनको। एक तो आपने बताया कि बहुत मोस्टली बच्चा, अब तो खैर फिर भी थोड़ा आइडिया हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा भर देते हो, दिखता ही है डेफ भरा हुआ है भरा हुआ है। तो उसमें हम भी ये करते हैं भाई, कम करो इसको थोड़ा, ताकि क्लियर रहे। तो एक तो इनको ये ध्यान रखना है कि बहुत कम कम, एक दो जैसे आपने बताया, एक रूल बताया था, हम रूल टाइप में एक हाँ। दो करें। और एक हाँ। वो थीम हो, है ना, कि थीम सिंक्रोनाइज्ड हो। हाँ, और अगर ये थीम बात ठीक है, मैसेज। बिल्कुल बहुत ज्यादा इज एम आर ये सब नहीं, बस क्लियर वर्ड दिखे वो सीधे, जो वर्ड्स आपको आइडेंटिफाई हम्म। कर रहे हैं। ठीक है और अब। सर आप चैट जीपीटी से आप उसको थोड़ा सा वर्डिंग भी अच्छी कर सकते हैं। जैसे पहले आप वर्डिंग लिखते हैं, तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं इसको और कैसे कंसाइज कर सकते हैं, या फिर इससे और मीनिंग मेरा कैसे निकले, हम्म, क्लैरिटी आए। कुछ कुछ जैसे आप उसमें आप लिख रहे हैं तो ईयर वाइज भी लिख सकते हैं, सबसे ईयर जो सबसे आपने लेटेस्ट किया है उसको सबसे ऊपर लिखिए, फिर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड सबसे पहले ऊपर वाला चीज़ पढ़ेगा। हम्म, 1 और 2 करके भी सर डिफ्रेंशिएट करते हैं। और कुछ लोग सर जैसे कॉन्फिडेंट नहीं होते, जैसे तो उसमें हॉबीज और इंटरेस्ट रहते हैं। तो अगर आप जैसे चाहते हैं अपने कुकिंग आपका लिखना चाहते हैं, बट आप इतना श्योर नहीं है कि यार ये मेरा प्रॉपर हॉबी है कि नहीं, तो आप उसमें लिख दीजिए इंटरेस्ट स्लैश, मतलब इंटरेस्ट डैश हॉबी। तो आप डायरेक्टली ये बता रहे हैं कि मेरा इंटरेस्ट ही है। मैं, और हॉबी और इंटरेस्ट में डिफरेंस है कि हॉबी में आप ज़्यादा इंगेज रहेंगे कंपेयर टू इंटरेस्ट में थोड़ा आपका लेवल कम रहेगा, तो वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने एक बार किया था ये। फिर नेक्स्ट सर, करंट अफेयर्स के लिए सर डिफरेंट कोचिंग के अपने क्लासेस रहते हैं जो कवर करते हैं। और तो सर अपने अभी करंट अफेयर्स का ये मतलब है कि अगर आपने जैसे यूजुअली मेंस के बाद बच्चे सर नहीं पढ़ते हैं फॉर देयर इंटरव्यू, थोड़ा रिलैक्स करते हैं और ब्रेक लेते हैं, तो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर बहुत बैकलॉग आ जाता है। मेरा ये कहना रहेगा कि अभी जो बैकलॉग है उसको भूल जाइए, करंट अफेयर्स को आज से शुरू करिए। और जो भी आप कोई भी कोचिंग लेंगे, चाहे अपने यूपीएससी या घड़ा पे है, या फिर सर एक दिपिन सर भी है नेक्स्ट टाइम पे, वो भी अच्छा कराते हैं, तो करंट अफेयर्स का आप एक कोई भी टीचर का लीजिए, वो पूरा आपका एक थीम आज तक का कवर कर ही देंगे, क्योंकि वो स्टडी कर रहे हैं जब आप नहीं कर रहे हैं। तो वो आप ध्यान रखिए और उसको देख के अपना आज तक का करिए, और आज से आप न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करिए। ठीक है। अब न्यूज़पेपर का भी आपको कैसे देखना है, अभी 27th है ना सर लास्ट डेट, उसके बाद आपकी डेट्स आ जाएंगी। अब समझो आपका मार्च में इंटरव्यू आ रहा है, तो मार्च के इंटरव्यू के लिए आज से आपको 2 न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप इतना, जब तक आप मार्च से पहुंचेंगे अभी के करंट अफेयर या तो चेंज हो जाएगा, या फिर उसका वैल्यू कम हो जाएगा, या फिर उस टाइम के करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितना करंट अफेयर्स को देना है, किस टाइम पे आपका इंटरव्यू है। और करंट अफेयर्स में सर एक चीज ये भी रहता है कि अ, जैसे ही आपका करंट अफेयर्स इंटरव्यू डेट है, इंटरव्यू डेट के 7 से 10 दिन पहले का करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके पहले 24 आवर्स का, जो एक रात पहले ही पूरा दिन भर हो रहा है, तो इनको आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। और बाकी चीज़ें आपको अवेयरनेस रहनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी थोड़ी। तो उसको देखिए। 2 न्यूज़पेपर सर, मैं यूजुअली सर इस टाइम पे थोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने लग गया था। जो तैयारी के वक्त तो इंडियन एक्सप्रेस अपन देखते हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी आप देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया देख सकते हैं। और सेकंड न्यूज़पेपर जो अभी आप पढ़ते हैं ना, उसको अपने को पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें से अपने को वो देखना है जो गैप रह गया पुराने न्यूज़पेपर। उसका आइडिया ही वही है कि जैसे आपने इस न्यूज़पेपर में अगर समझो एक टॉपिक पढ़ लिया, वो रिपीट उसमें हो रहा है, तो उसमें मत पढ़िए उसको। सेम आप देख लीजिए कि यार ये चीज़ें इसमें रह गई हैं, आप वो देख सकते हैं। सेकंड सर, अगर आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा जैसे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस के उसमें है, तो एक आप इकोनॉमिक्स न्यूज़पेपर ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा मतलब उसका लोड नहीं लीजिए, अगर अनलेस आपका कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, तो मेरे हिसाब से जैसे मेरा सीए और उस सब का था, तो मैं थोड़ा सा एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर देखता था, मैं भी बहुत उसको रफली ही देखता था कि बहुत कुछ बड़ी न्यूज़ है जिसपे मेरे से थोड़ा जनरल से बेटर आंसर एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे अगर कोई इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड का है और मैं हूँ जो कॉमर्स बैकग्राउंड का है, इन्वायरमेंटल क्वेश्चन उनसे पूछे और मुझ में पूछे, तो उनका आंसर कुछ अलग लगना चाहिए। तो उस सेंस में ही जैसे फाइनेंस का अगर अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अपन स्टैंड आउट करते हैं, तो उसका आप ध्यान रख सकते हैं सर। और 2-3 चीज़ें और जो सर, एक पलकी शर्मा मैम है सर, उनका वैंटेज करके आता है, तो वो इंडिया के रिस्पेक्ट में इंटरनेशनल रिलेशंस के रोज 9 PM अराउंड आई थिंक एक सेशन आता है। तो उसमें शी कवर्स अ लॉट ऑफ गुड मटेरियल, और उनका एनालिसिस काफ़ी अच्छा रहता है अगर कुछ टॉपिक रहता है इंडिया से आईआर
पर्सपेक्टिव में, तो उसको आप जरूर देख सकते हैं। उसमें कुछ कुछ अगर एरियाज आपको लग रहे हैं कि रेलेवेंट नहीं है तो आप उन्हें स्किप कर दीजिए, जैसे पूरा मत देखिए। सेम गोज फॉर सर, एक कट द क्लटर आता है शेखर गुप्ता सर का। उसमें सर कभी कभी दे कवर वन इशू इन 30 मिनट्स। तो उसमें बहुत इन डेप्थ वो बताते हैं, तो अगर आपको कुछ आइडिया लेना है, कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, तो यू कैन गो थ्रू दैट। उसमें अगर कोई पॉलिटिकल टॉपिक पे कवरेज है तो वो आप इग्नोर करिए, आप अपने थीम पे स्टिक करिए, उनको डायरेक्टली फॉलो नहीं करना है। सर जैसे करंट अफेयर्स के बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स रहते हैं जिस पर न्यूज़पेपर के पीडीएफ्स वगैरह आते हैं। उन्हीं में सर दे कंपाइल द एडिटोरियल्स ऑफ ऑल द न्यूज़पेपर्स। तो 20 पेजेस में सारे 15-20 न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स रहते हैं। तो अगर जैसे आपको लग रहा है कोई टॉपिक है जिसमें आप ओपिनियन नहीं बना पा रहे हैं, तो जनरली उस पर कोई ना कोई बंदा एडिटोरियल लिख रहा होगा। तो आप उसको स्किम कर सकते हैं कि यार ये टॉपिक में मेरे को थोड़ा क्लैरिटी और चाहिए या फिर इसमें और ओपिनियन बनाना है। तो एडिटोरियल पीडीएफ को आप रफली, जैसे वो 15-20 पेज के, उसमें बहुत 40-50 एडिटोरियल होंगे रोज के, वो अपने को सारे नहीं पढ़ना है। अपन उसमें रफली देख सकते हैं यार ये टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है यार, ये मेरे डाइव से लिंक्ड है, ये कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है जो मेरे को काम आ सकता है। तो उसको आप रफली 15-20 मिनट में एक बार आप देख सकते हैं स्किम थ्रू। तो इससे मोटा मोटा आपकी करंट अफेयर्स की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी पूरे इस आइडिया से। सर अब सेकंड है सर, ये मॉक्स मॉक्स और प्रैक्टिस अपन किस तरीके से करें। सर मुझे सर लगता है कि जो मॉक्स हैं उसको बहुत ज़्यादा ओवरडू मत करिए। जो अपने को देना है, एक आप फाइन अपना नंबर दीजिए जितना आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि कभी कभी आप मॉक्स के भी बहुत प्रेशर ले लेते हैं वहाँ पे, फिर उसकी फीडबैक को भी बहुत क्रिटिकली नहीं लीजिए, क्योंकि कभी कभी दे हैव टू गिव फीडबैक बिकॉज दे आर सिटिंग ऑन दैट साइड। आप उसमें से फीडबैक लिया, यार ये फीडबैक है, उसको रिफ्लेक्ट करिए कि इस फीडबैक में क्या क्या वर्कआउट कर सकता हूँ, इसमें मैं ऐसे इंप्रूव कर सकता हूँ, इसको ऐसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो उस तरीके से आप मॉक्स को देखिए। तो और सर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपन बहुत ज़्यादा जब प्रिपेयर करने लगते हैं तो जैसे मेरे साथ हुआ था, जैसे मेरा इंटरव्यू मार्च में आया था, तब 3-4 महीने थे प्रिपरेशन करने के लिए। तो अपना क्या एम होता है कि अपन सब कुछ पढ़ लें, और सब कुछ पढ़ने के चक्कर में जो आपके डैफ की जो बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स होती हैं उसके आप बेसिक क्वेश्चन भी मास्टर नहीं करते। तो आप इतना हॉरिजॉन्टली स्प्रेड मत हो जाओ कि आप बेसिक क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओ अच्छे से। तो जैसे सर मेरा मैं एक ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के लिए एक एनजीओ से जुड़ा हुआ था। तो उनने सर मैं, अगर कोई ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस पे काम कर रहा है तो सर सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इसमें, अगर कोई भी इसमें रिफ्लेक्ट करे, तो आप क्या करते हो उसमें, आप ऑर्गन डोनेशन क्यों नहीं हो रहा है इंडिया में, क्या चैलेंजेस हैं, क्या सोल्यूशन है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, और आपके कुछ इनोवेटिव आइडिया हैं क्या। तो अगर मैं मोटा मोटा देखूँ तो 5 क्वेश्चन तो बेसिक है। अब उसके अलावा आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो कि कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन होता है, क्या होता है, मतलब वो फिर कुछ उसका एक्सटेंट नहीं है। बट ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अगर मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर द चैलेंजेस व्हाई ऑर्गन डोनेशन इज नॉट वर्किंग इन इंडिया, और मैं इसका आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, बट मुझे ये पता है कि स्पेन में सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन होता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जब भी आप जो कीवर्ड्स हैं उसमें आप कम से कम टॉप 25-30 क्वेश्चन अपने डैफ के बना सकते हैं, जो आपको लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरा अच्छे से तैयार होना चाहिए। वो एक तो आपको वहाँ कॉन्फिडेंस भी देता है। जैसे हॉकी हो गया, तो हॉकी क्यों नहीं चल रहा, क्रिकेट क्यों ज़्यादा चलता है, हॉकी कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ आएंगे। तो उसको आप ध्यान रखिए कि अपने जो मेन मेन क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं उनको आप मास्टर करिए। सर मास्टर करने के लिए आप जैसे थोड़ा सा उसको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि यार ये चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ। और उसके आप वॉइस क्लिप भी बना सकते हैं, जैसे फ़ोन में आप रिकॉर्डर ऑन करा, आपने क्वेश्चन अपना बोला, फिर आपने अपना आंसर्स बोल के उसको सुनने की कोशिश किया कि वो कैसा लग रहा है। अगर नहीं लग रहा तो आप रिफाइन कर सकते हैं, अपने मेंटर्स को भी शेयर कर सकते हैं सर। जैसे कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या फिर क्यों आपको सिविल सर्विसेज में आना है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर रिफाइन कर सकते हैं, खुद सुन के देख सकते हैं, तो इससे काफ़ी मदद आपको मिलेगी। सर एक और इसमें रहता है जो पॉइंट, सर एक जो खान सर हैं केएससी, वो सर एक ई मॉक्स कराते हैं। तो ई इलेक्ट्रॉनिक मॉक रहता है वो सर, उसमें क्या रहता है कि यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट करते हैं वो 15-20 मिनट का रेगुलरली। उसमें जीएस और करंट अफेयर्स के मिक्स क्वेश्चन रहते हैं। तो उसमें क्या रहेगा सर, एक क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी फैकल्टी है सर आएंगे, फिर उसके बाद 30-20 सेकेंड्स 60 सेकेंड्स वो कुछ भी एक गैप देंगे। तो वो ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक मॉक चल रहा है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा फिर आप आंसर बोलने की कोशिश करो, फिर वापस एक क्वेश्चन आएगा, फिर गैप आएगा, फिर आप आंसर बोलो। तो इस तरीके से आप यूट्यूब पे उनके हर दिन वीडियो डालते हैं। सर उसको मेरे हिसाब से है ना, जैसे आप मॉक्स तो हफ्ते में एक दे पाओगे, 10 दिन 15 दिन में 2 दे पाओगे मैक्सिमम, डिपेंडिंग आप कितना कर रहे हैं।
बट ई मॉक्स आप रोज़ दे सकते हैं, अपने सहूलियत से दे सकते हैं, बिना तैयार हुए दे सकते हैं, और उससे आपके जीएस भी थोड़ा प्रैक्टिस होता है। उससे एक और फ़ायदा होता है सर कि आप नहीं बोलने की प्रैक्टिस होती है, क्योंकि उसमें रैंडम क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो आप किस तरीके से बोर्ड को ना बोलेंगे, किस तरीके से आप विड्रॉ करेंगे कि मेरे को एक आंसर नहीं आता है, उसका प्रैक्टिस होता है सर। तो मैं उसमें सजेस्ट करूंगा, अगर आप वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने लैपटॉप पे यार एक उसको चलाइए यूट्यूब पे, और थोड़ा दूर बैठिए, जैसे जितना आप बोर्ड से दूर बैठते हैं, और सामने अपना कैमरा रख दीजिए खुद को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ऐसा आप 3 4 वीडियोस के लिए करेंगे। उस तो आपको सर, फिर जब खुद का वीडियो अपन देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन आते हैं सर। क्योंकि कभी भी जैसे आंसर भी सर होता है, जैसे आप खुद का आंसर एक बार चेक करते हैं, तब आपको लगता है यार ये कितना गंदा अपन लिख रहे हैं, फिर क्या बेटर हो सकता है। वैसे ही जब खुद को मैंने सर देखा रिकॉर्ड करके, तो मैंने देखा यार मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, हंस ही नहीं रहा हूँ, ऐसी पर्सनैलिटी को तो मैं ही नंबर नहीं देना चाहूँगा। तो बट जब भी आप ये 3 4 बार के लिए कर लेंगे ना, तो आपको इतने इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे खुद के लेवल पे, जो मे बी आपको 7 8 मॉक्स देने पे भी नहीं मिलेंगे। तो जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, आई थिंक अगर आप वो एक्सरसाइज करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। नेक्स्ट सर, मैं थोड़ा सा माइंडसेट और उस पर बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले सर, बच्चों, मेरे साथ जो पहले इंटरव्यू में हुआ था कि मैं सोच रहा था मैं सब कुछ जान लूंगा हॉकी के बारे में, मतलब मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानेगा, या ऑर्गन डोनेशन के बारे में, किसी के भी बारे में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यू डोंट हैव टू नो एवरीथिंग, एंड यू कैन नॉट नो एवरीथिंग। मतलब आप अगर कोशिश भी कर लो, मैं आपको 1 साल भी दे दूं, तब भी आप सब नहीं आंसर कर पाओगे ऑन दैट टॉपिक। तो आपको इस चीज़ से कंफर्टेबल होना है कि मैं सब नहीं जान सकता। आज आपकी एज अंडर 30 होगी यूजुअली। वो लोग बोर्ड में जो लोग बैठे हैं, दे हैव 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 1%, 5 लोग बैठे हैं, 150 साल का एक्सपीरियंस, एंड योर 30 ईयर्स ऑफ एज। आपको रियलाइज करना है, और नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। तो आप इस होड़ में मत लगे कि यार मैं सब कुछ जान लूंगा, मैं सब पढ़ लूंगा, ये जर्नल भी उठा लूंगा, ये मैगजीन भी पढ़ लूंगा, मैं सारे यूट्यूब भी देख लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं कर सकते इसको। तो आप ध्यान रखिए कि अ, मैं सब नहीं जान सकता, और अभी कोई भी अराइव भी नहीं हुआ है। जो बोर्ड है वो खुद भी नहीं अराइव हुआ है, वो भी अपने लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं खुद को। तो इस होड़ में मत भागिए, क्योंकि इस होड़ में अगर आप भागने लग गए तो फिर आप बहुत परेशान हो जाएंगे। आपको एक बेसिक लेवल प्रिपेयर करना है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जिसमें कुछ एरिया में जो आपको लग रहा है डेप्थ ज़्यादा ज़रूरत है, आप वहाँ जाइए भले ही डेप्थ में, बट बहुत ओवरडू मत करिए। आपको ये ध्यान रखना है कि इससे रिलेटेड है सर कि जो क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता, उसका बेस्ट आंसर है नो। क्योंकि अगर आप उसमें कुछ बनावटी करेंगे, तो बोर्ड को हाल समझ में आ जाएगा कि आप उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और जब आप नो बोलते हैं तो आपकी इंटीग्रिटी भी दिखाता है कि यार इससे अगर मैं प्रेशर में कुछ चीज़ पूछ रहा हूँ, ये मना कर रहा है, तो ये ऑनेस्ट बंदा है, ये अपना झूठ मूठ का कुछ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। और अगर आपने उसका कुछ थोड़ा बहुत रिप्लाई देने की कोशिश करी, फिर बोर्ड उसमें हो सकता है और डेप्थ में चले जाए, 2 3 लेवल क्वेश्चन में चले जाए, तो क्या मतलब है? वैसे 30 मिनट का इंटरव्यू होगा, उसमें भी आप उस टॉपिक पे डिस्कस करें जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा। तो बेटर है कि अगर आपको कुछ थीम्स नहीं आ रही हैं तो आप उसका आंसर नो बोलिए। और इंटरव्यू में क्या रहता है सर, थोड़ा सा आपकी वॉइस इतनी लाउड होनी चाहिए कि पांचों लोगों को क्लियरली सुनाई दे। जो 5 मेंबर्स वहाँ बैठे हैं, पांचों को आपका आंसर सुनाई देना चाहिए, रादर देन सिर्फ जो इसने क्वेश्चन पूछा। सर उसका एक फ़ायदा क्या रहता है सर, एक मैंने किसी टीचर से ये डिस्कस किया था। वो बोल रहे थे कि जैसे आप, मैंने फर्स्ट मेंबर से क्वेश्चंस का आंसर किया, उनसे मेरा आंसर थोड़ा अच्छा एवरेज टाइप का रहा, बट थर्ड फोर्थ मेंबर से मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। और सपोज फिर उसके बाद वो लोग फीडबैक लेते होंगे आपको मार्क्स देने के लिए, तो फर्स्ट से पूछा तो बोला सर मेरे में तो ठीक था, बट बाकियों का सर मुझे सुनाई नहीं दिया उसने क्या बोला, मेरे को तो ठीक ठीक लग रहा है। बट वही अगर आप थर्ड फोर्थ मेंबर के जो आपने अच्छे आंसर दिए वो सबको सुनाई देते, तो वो फर्स्ट मेंबर क्या फीडबैक देता कि सर मेरे में थोड़ा वीक था, बट सर आपके और आपके क्वेश्चन में तो बहुत अच्छा आंसर दिया उसने। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप सबको इंगेज करके रखें, ताकि आपका ओपिनियन अच्छा बने, और थोड़ा होलिस्टिक सा आपका पर्सपेक्टिव है। सर सेकंड, मेरे को एक माइंडसेट के लिए, मतलब मेडिटेशन ने काफ़ी हेल्प किया था। तो कुछ भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन अगर आप कर पाएँ 10 मिनट 15 मिनट का, तो वो थोड़ा सा आपको काम भी करता है, और स्ट्रेस सिचुएशंस में भी थोड़ा आपको हैंडल करने की एबिलिटी मिलती है। और थोड़ा सा हंसते भी रहो तो अच्छा रहता है, क्योंकि कोई भी, मतलब बहुत बोरिंग सा ऐसे आदमी आपको मिलेगा जो हंस ही नहीं रहा है कुछ। हंसना मतलब ऐसे गलत टॉपिक पे नहीं हंसना, बट थोड़ा सा एक नॉर्मल आपको जेंटल स्माइल रखनी चाहिए अपने फेस पे। और अगर नहीं हो पा रही तो थोड़ा उसको फेक करने की भी कोशिश अगर आप कर सकते हैं, तो धीरे धीरे वो आप, जैसे मैंने आपको ई मॉक्स वाला वीडियो बताया, जब आप खुद को रिफ्लेक्ट करेंगे तो उसमें वो अच्छा लगता है
कि यार ये आदमी ठीक ठीक है, स्माइल कर रहा है, स्ट्रेस क्वेश्चन भी दे रहे हैं तो कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, मना भी कॉन्फिडेंस से ही करना है। ऐसा नहीं कि अरे यार ये क्वेश्चन नहीं आया सर, आई डोंट नो सर, वेरी सॉरी, ऐसा नहीं बोलना है। अपने को कॉन्फिडेंटली बोलना है, सर मैं इस बारे में नहीं पढ़ पाया सर, मेरे को पता होना चाहिए था टॉपिक, मैं वापस जाके इसको और देखूंगा। उस तरीके से आप देख सकते हैं। सर अब एक क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यू में मतलब किस टाइप का आपका अप्रोच रहना चाहिए जब आप आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सर थोड़ा सा इंड कोचिंग वगैरह में फैल गया है कि आपको एकदम क्रिप्टिक छोटे छोटे आंसर देना है वहाँ पे। 20 सेकंड में आंसर दो, 10 सेकंड में, 30 सेकंड में, वो लोग नहीं सुनेंगे। मेरे को सर ऐसा लगता है आपको आंसर देना चाहिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए देना चाहिए, बट आपको फालतू की बातें नहीं करनी है उसमें। आप बोलिए आपको जितना बोलना है, सटीक रखिए जितना हो सकता है, बट डोंट बीट अराउंड द बुश की फालतू फालतू की आप बातें कर रहे हैं उसमें जो रेलेवेंट नहीं है। और सर जैसे मेंस में आप जब तक खुद लिखेंगे नहीं, आपके अंदर कुछ भी हो, लिखेंगे नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। वैसे ही सर इंटरव्यू में आप बोलोगे नहीं खुद को तो वो जज ही नहीं कर पाएंगे आपको। आपके अंदर सब कुछ पता है आपको, बट इफ़ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ करेक्टली, सो यू विल नॉट बी एबल टू गेट मार्क्स। तो अपनी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए जैसे मेंस में लिखना ज़रूरी है, इंटरव्यू में बोलना ज़रूरी है। तो आप बोलिए, अच्छे से बोलिए जो आपको लग रहा है, और ज़्यादा सेकंड्स के चक्कर में मत पड़िए। बस ये है कि आप डोंट बीट अराउंड द बुश इज़ व्हाट आई सजेस्ट। जैसे मेरे सर सेकंड इंटरव्यू में पूछा था कि नेहरू जी ने नॉन अलाइन मूवमेंट के लिए थर्ड पाथ चूज कर लिया था कोल्ड वॉर में, तो वॉज ही वाइज और वॉज ही आइडियलिस्टिक। तो कुछ डिस्कशन चल रहा था सर उस अराउंड ही, तब वो मैंने सर अपना आंसर दिया, कंटेक्स्ट रखा। फिर सर मेंस वेंस का कुछ कोट याद आ गया अगर अपने को, तो आप वो भी बोल सकते हैं वहाँ पे एक दो लाइन में। सो जैसे मेरे को था कि इंडिया का क्लैरिटी थी कि वी आर नॉट प्रो रशियन और प्रो अमेरिकन, वी आर प्रो इंडियन, वी आर ऑन आवर ओन साइड एंड वी आर ऑन नो बडी एल्सेस साइड। हम खुद की साइड हैं और हम प्रो इंडियन है, ना रशिया की तरफ है ना यूएस की तरफ है। तो इस तरीके से अगर आपको बस कुछ स्टेटमेंट उस टाइम पे याद आ रही है तो आप उसको रखिए। मतलब खुद को होल्ड बैक मत करिए बहुत ज़्यादा कि यार मैं ऐसा बोल दूंगा तो क्या होगा, ऐसा बोल दूंगा तो, अगर आपको लग रहा है वो फिट हो रहा है तो आप उसको बोलना चाहिए। सर सेकंड सर एक आंसरिंग के लिए मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है कि 5-10 सेकंड हमेशा आपको मांगने चाहिए फॉर सिचुएशनल क्वेश्चंस। जब भी आपको कोई सिचुएशनल क्वेश्चन मिले कि अगर आपको यहाँ यहाँ का डीएम बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लीडर बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, तो उस टाइम पे सर कोई भी तो ऐसा नहीं है कि आज रात को सोच रहा है कि यार मैं डीएम बन जाऊंगा यहाँ का तो मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या करूंगा। ज़्यादातर आपने उस चीज़ को नहीं सोचा होगा। तो ऑलवेज आस्क फॉर सम टाइम कि सर आई वांट टू थिंक फॉर 5-10 सेकंड्स ऑन दिस क्वेश्चन एंड दे विल गिव यू टाइम। एक तो उससे ये भी दिखाता है कि यार ये सोच समझ के आंसर करता है। सेकंड चीज, आपको अंदर के सर जो 5-10 सेकंड होते हैं वो बाहर के 5-10 मिनट के बराबर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी तेज आपका दिमाग चल रहा होता है, प्रेशर सिचुएशन होती है कि 5-10 सेकंड में ही आपको कुछ कुछ अच्छे पॉइंट्स आ जाते हैं। सर मेरा जैसे फर्स्ट इंटरव्यू में लास्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, क्योंकि आप लीडरशिप पोजीशन होल्ड करिए आपने अपनी लाइफ में कॉलेज में, तो हम आपको इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में लीडर बनाते हैं। तो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में 1900s के अराउंड आपको लीडर बनाते हैं, अब आप क्या करोगे। सर मेरा इंटरव्यू 24 मार्च को था, 23 मार्च को शहीद दिवस था अपना। तो मैंने सर थोड़ा सा उसी को लेके किया कि सर जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी जो सेक्रीफाइस है उससे मोटिवेट करूंगा, यूथ को एंगेज करूंगा, मास मूवमेंट बनाऊंगा, ऐसे करके आंसर करा। ये बहुत जेनरिक सा मैंने आंसर कर दिया। और वो क्वेश्चन मेरा आखिरी था इंटरव्यू का। आपको पता नहीं रहता एक तो कौन सा क्वेश्चन आखिरी होगा, जो पांचवें मेंबर है उसको कभी भी खत्म हो सकता है, कभी बोर्ड का चेयरपर्सन पूछे ना पूछे। तो पांचवें क्वेश्चन मेंबर में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इट कुड बी माई लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो, एनी क्वेश्चन कुड बी माई लास्ट क्वेश्चन। फिर मैंने आके सोचा कि यार ये मैंने बहुत बेसिक आंसर दिया। तो सर ऐसे क्वेश्चन में अगर मैं 5-10 सेकंड वहाँ सोचता। और एक और टिप है सर, इसको अपने सिचुएशन क्वेश्चन को अगर अपने डैव से लिंक कर पाओ तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। जैसे सर मैं इसको अपने डैव से लिंक करता हूँ। तो जैसे मैं सर मेरा कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, तो मैं वहाँ पे रखता सर फाइनेंस फ्रीडम स्ट्रगल को चाहिए पैसा, फाइनेंस चाहिए। तो सर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करके फाइनेंस मोबिलाइज करने की कोशिश करता हूँ, उनको मोटिवेट करता कि यार आप पैसा इसमें दीजिए, उनको उनका इंटरेस्ट समझाता। सेकंड चीज़ सर, पैसा यूज़ आ गया है तो उसको यूज़ करना सही चाहिए। सर मैम फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स हैं उनको जुडिशियल इसलिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट मैं ये रखता। सेकंड पॉइंट रखता सर, मैं हॉकी खेला है स्टेट लेवल पे, तो मैं थोड़ा सर तिलक जी के आइडिया को लेके मैं करता सर, मैं हॉकी का कुछ स्पोर्ट्स कंपटीशन वगैरह ऑर्गेनाइज करता। और उससे यूथ को एनर्जी मिलती, फिट रहते। बट उसके अंडर एक अंडरग्राउंड सोसाइटी चलती जिसमें हम फ्रीडम स्ट्रगल के लिए छुप के काम करते।
तो अब ये कितना यूनिक आंसर हो गया कंपेयर टू मास मूवमेंट बनाता है, यूथ करता है वो। और अगर बोर्ड डिटेल में भी गया कि यार फाइनेंस तुम कैसे सुधारते, हॉकी तुम कैसे करते, वो तो मेरा डेफ का ही पार्ट है, वो तो मैंने तैयार किया ही हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आप हमेशा सिचुएशनल क्वेश्चन में 5-10 सेकंड लीजिए, और अगर हो सके तो अपने उसको डैफ से लिंक करके आंसर करिए, तो आपके आगे के सवाल भी थोड़े से उसमें प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे। सेकंड सर, अगर आप जैसे कुछ भी आंसर दे रहे हैं उसमें आप एक आध कुछ वैल्यू एडिशन कर पाएँ, कुछ फैक्ट डाल पाएँ, कुछ चीज़ डाल पाएँ, तो उससे भी आपके नंबर बढ़ते हैं। अ, और कुछ आपसे जैसे सिचुएशन क्वेश्चन आपको दिया है तो उसमें सबसे पहले आप बीमारी देखिए, फिर उसका इलाज के लिए मेडिसिन दीजिए। कुछ आपको बताया गया कि यार ये दिक्कत है, तो क्या उसमें बीमारी है। अगर आप ऑटोमेटिकली ये सोच लेंगे कि यार ये इशू है, इससे क्या सोल्यूशन है, तो आपका आंसर बेटर हो जाएगा बोर्ड में। जैसे आपसे किसी चीज़ के सोल्यूशन पूछे हैं तो पहले दिमाग में आप सोचे यार ये दो तीन के इश्यूज हैं, इसका ये सोल्यूशन हो सकता है, इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली बेटर होगा रादर देन जस्ट बोल देना कि डायरेक्टली सर ये सोल्यूशन है। और सर मेरे को ऐसा लगता है 170 और 190 200 वाले इंटरव्यू में सर सिर्फ एक दो क्वेश्चंस का अंतर होता है। वो आपको एक दो बॉल ऐसी फेंकेंगे जिसमें आपको छक्का मारना है। वो आएंगी बॉल, ऐसा नहीं कि आपको हर बॉल पे छक्का मारना है, आपको थोड़ी बॉल प्लेट भी करनी है, थोड़ी बॉल पे बाउंड्री आपको मिलेगी, बट एक तो बॉल आपको पक्का ऐसी मिलेंगी जिसमें यू कैन हिट अ सिक्स। जैसे मेरे केस में सर वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो लीडरशिप वाला एक क्वेश्चन था कि आपको लीडर बनाते हैं। ऐसे ओपन एंडेड जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना, जो आपका विजन दिखाने की कोशिश करते हैं, जो आपकी पर्सनालिटी को व्यक्त करने का मौका देते हैं, उसमें हमेशा टाइम लीजिए और फिर रुक के एक अच्छा सा छक्का मारिए। वो ही आपको डिफरेंस क्रिएट कर देगा। सारा प्रेशर नहीं लेना है कि हर आंसर मेरे को बहुत अच्छा देना है। थोड़े आंसर्स आपके नॉर्मल रहेंगे बट एक दो आंसर भी आपके अच्छे हुए तो यू कैन गो अ वेरी ब्रॉड वे। इसमें मार्क्स में माधव, आप में जैसे और भी कलीग्स होंगे या आपने और भी फ्रेंड्स, तो कई बार ऐसे होता है, कई स्टूडेंट ना 120 130 में दो इंटरव्यू 140 तक अटक जाते हैं, और फिर तो वहां पे ज्यादा दिक्कत हो जाती है ना। चल नाइन 170 फिर भी ठीक है, उसमें सिलेक्शन होता है, लेकिन 120 30 वाला तो वो क्या लगता है, उसमें उसमें उसने क्या गलती की होगी उसकी, 120 वाली रेंज में कोई स्टूडेंट अगर रहता है 2 3 बार तो। सर मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ आंसर गड़बड़ हुआ है उसमें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अपनी ट्रांसक्रिप्ट पूरी मतलब जितनी आपको याद आ रही है वो लिखिए, उसके आंसर भी लिखिए, और फिर अपने कोई मेंटर या टीचर के साथ बैठ के उसमें देखिए यार कौन सा आंसर मेरा गड़बड़ हुआ है। कभी कभी अपन अ, ना चाह के कुछ ऐसा बोल देते हैं जो बहुत गलत इंटरप्रेट हो जाता है वहाँ पे। तो आप नहीं समझ पा रहे होगे कि यार मैंने ये क्या बोल दिया, बट अगर आप किसी टीचर या अपने मेंटर के साथ बैठोगे वो आंसर लेके कि सर ये क्वेश्चन आया था मैंने ये बोला, ये चीज़ें भूल गई, तो आपको लगे यार ये सब निकल गया मुंह से, बट वो हो सकता है गलत गलत इंटरप्रेट। सर एक कारण ये हो सकता है। बाकी सर दूसरा कारण ये भी हो सकता है थोड़ा कॉन्फिडेंस की अगर कमी रही हो उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है अगर बहुत ज़्यादा आप सही भी बोल रहे हैं बट उसको कन्विक्शन से नहीं बोल रहे हैं, आपकी वॉइस में वजन नहीं है उसको आंसर करने के लिए, तो ये भी थोड़ा सा नीचे ले जा सकता है। बाकी सर ओवरऑल तो थोड़ा सा उस टाइम पे लग भी रहता है अपना कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके से पूछे जा रहे हैं, किस एरिया पे अगर वो पहुंच गए, हो सकता है वो एरिया आपने कवर नहीं किया उतना डिटेल में बट उनका वो इंटरेस्ट पॉइंट निकल जाए, तो थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी तो रहता है सर। बाकी ये दो तीन कारण मेरे को लगता है हो सकते हैं कि आप 120 130 में फंस गए। सर एक और सर सिचुएशन क्वेश्चन अगर आपको कभी मिलता है, जैसे कि आपको बोला कि आप स्पोर्ट्स में खेलते हो, तो सपोज आपके डिस्ट्रिक्ट में खेलो इंडिया गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप क्या क्या करेंगे। तो उसमें भी आप पहले टाइम मांगे, और सर एक सेट भी आपको कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, कुछ एक्टिविटी करने के लिए बोला है, तो एक प्री ड्यूरिंग पोस्ट का आप फॉर्मूला ले लीजिए कि वो जो इवेंट है उसके पहले मैं क्या करूँगा, इवेंट के दौरान मैं क्या करूँगा, और इवेंट जाने के बाद मैं क्या क्या करूँगा। तो इससे आपका आंसर बहुत होलिस्टिक हो जाएगा कुछ भी चीज़ का। अब कोई आपके घर डिजास्टर हो गया आपके उसमें, तो मेरे को पहले क्या करना चाहिए था, ड्यूरिंग क्या करना है और पोस्ट क्या करना है। तो थोड़े थोड़े आप एक एक दो दो पॉइंट सब में भी बोलेंगे तो आपका आंसर काफ़ी बेटर हो जाएगा उसमें। सेकंड चीज़ है सर, अपना आंसर आपने जो भी दिया है उसको उस टाइम पे जज मत करिए कि यार मैंने ये बोला पता नहीं क्या बोला, सही बोला कि नहीं बोला। उनका काम है वो जज करने का, उनको करने दीजिए। आप एक क्वेश्चन का आंसर देके नेक्स्ट क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। आप मत इवैल्यूएट करिए कि यार ये शायद अच्छा नहीं बोला मैंने, इसमें और बोल सकता था, ये क्या निकल गया ये। अब जो हो गया, अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं सर से बोल के, सर मैं ये मीन करना चाह रहा था। बट नहीं तो आप ऑलवेज बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट थिंक टू मच, क्योंकि आपको लगता है बेकार है बट हो सकता है उनको अच्छा लगे या फिर वाइस वर्सा, तो उस सिचुएशन में मत जाइए।
और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिस टॉपिक पे आपको लग रहा है कि यार अच्छा डिस्कशन हो सकता है, तो उस टॉपिक को आप कंटिन्यू करिए। और कुछ फ्रेंड्स मेरे ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि यार इस टॉपिक में मैं इतना अच्छे से आंसर नहीं कर पाऊंगा, तो यू कैन स्किप, मतलब मैम इतना मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, स्टार्टिंग में उसको रोक दीजिए, ताकि बोर्ड को तो आपसे बात करना ही है। अगर आप उस टॉपिक पे नहीं करोगे तो वो कुछ और पे करेंगे। तो बेटर है कि आप अपने फेवरेबल एरियाज में टॉपिक अगर ले जा पाए तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। सेकंड चीज सर, एक बच्चों को क्या दिक्कत आती है कि एकदम बोर्ड जैसे क्वेश्चन पूछता है, फिर आप सोच रहे होते हो, आपको लगता है कि यार एकदम से साइलेंस हो गया, एकदम थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है कि मैं पॉज पॉज भी लेते हैं अपन आंसर करने के लिए, थोड़ा सा आपको पॉज भी लेना चाहिए, एकदम से आंसर नहीं करना है, तो थोड़ा सोच के बोलना है। और मतलब बहुत ज़्यादा उसमें उस पॉज को फिल करने की कोशिश मत करिए कि जैसे बोर्ड, क्योंकि वो प्रोसेस भी कर रहे हैं आप जो बोल रहे हैं, जैसे आपने कोई क्वेश्चन रखा, थोड़ा सा साइलेंस आएगा, आप सोचेंगे बोलेंगे, फिर आप जब आंसर बोलेंगे फिर थोड़ा सा साइलेंस आएगा, क्योंकि वो प्रोसेस कर रहे हैं आपने क्या बोला, वो सोच रहे हैं कि अब अगला क्वेश्चन इसको इसी से पूछो कि कुछ और पूछो। बट आपको लगेगा कि आप चुप हो, तो हो सकता है आपको लगे कि वो और बोलने का चाह रहे हैं कि आप और बोलो। बट अगर आपने अपना क्लोज कर दिया, तो फिर आप वहाँ पे आप कंफर्टेबल होना पड़ेगा वो थोड़े से ऑकवर्ड साइलेंस के लिए, कि अब ये थोड़ी शांति आ गई है, हो सकता है वो इसी पे पूछें, हो सकता है वो टॉपिक चेंज कर दें, बट आपने अपना स्टैंड रख दिया, अपनी बात रख दी, तो उसके बाद कंफर्टेबल हो जाइए कि अब फिर से मैं एकदम से बोलने लगना कि यार अच्छा मैंने सर ये हो जाएगा, फिर थोड़ी देर चुप हुए, फिर वो कुछ नहीं बोल रहे, हो सकता है वो क्वेश्चन सोच रहे हो, फिर आप फिर बोलने लग गए, तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा, और उधर चुप ही रहना मेरे हिसाब से ऐसा लगता है बेटर है। और सबसे ये सिंपल है कि आप जस्ट ट्राई टू बी द पर्सन यू हैव स्टेटेड इन योर डैफ। कुछ अलग नहीं करना है, उनको सिर्फ यही चेक करना है, आपने डैफ में लेकर आप हॉकी खेलते हो, वो चेक करेंगे आप खेलते थे कि नहीं, आपका कितना इंटरेस्ट है। फेक नहीं कर रहे हैं अपन, सही चीज ही लिख रहे हैं। तो जो डैफ में आदमी है वही वो चेक करेंगे कि यार ये डैफ जैसा लग रहा है कि नहीं, और ये डैफ इसमें क्वालिटीज हैं कि नहीं जो सिविल सर्वेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है मेनली। सर ये कुछ कॉमन बातें थी, एक बार फिर डाउट्स भी ले सकते हैं, और दो तीन सर क्वेश्चन आपने भी शेयर करे थे वो भी एक बार एंड में कर लेंगे। हाँ जी, थैंक यू माधव। बाकी अब स्टूडेंट्स को जो अपने पर्सनल लेवल पे डाउट है ना, दे कैन आस्क फ्रॉम द माधव। लिख Hello, दो sir. क्या? Hello, हाँ। sir. My name is Deeksha. Am I या audible? यस यस हाय। Thank you so. Thank you for the session, sir. It was very insightful. I wanted to ask that I am from Madhya Pradesh. I belong to Indore, यस। but I've been living in Delhi for the past 6 years for my graduation and further studies. ठीक So है। I have stated it as my home state. And ओके। is that okay? Are there any questions that will be asked on this aspect? आप जैसे इसमें आपका होम स्टेट आप जब जहाँ पे लिखते हैं, तो आपने वहाँ पे पॉइंट देखा होगा कि हैविंग रिगार्ड टू आंसर्स गिवन अगेंस्ट कॉलम्स 1 3 6 7 8 विच इज द स्टेट और यूनिट टेरिटरी वांट टू क्लेम एज होम स्टेट। ठीक है। तो इसमें वन ऑफ द ऑप्शंस जो रहता है उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी रहती हैं, तो आपने 10 12th जो ग्रेजुएशन किया है या फिर हायर एजुकेशन है, इफ़ यू हैव डन दैट फ्रॉम एनी अदर स्टेट, तो यू कैन क्लेम दैट स्टेट एज योर होम स्टेट। तो फॉर एग्जांपल मैं भी एमपी से हूँ, बट मैंने ग्रेजुएशन आई हैव डन दैट फ्रॉम महाराष्ट्र, तो मैंने महाराष्ट्र को होम स्टेट क्लेम किया था। बट इसमें बस ये थोड़ा सा इशू रहता है कि आपको दोनों स्टेट्स का प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो आप बेसिक प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली भी देखना पड़ेगा, और क्योंकि थोड़ा सा आपका एमपी ओरिजिन है, तो थोड़ा सा आपको एमपी और इंदौर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, बस यही कैच है। आप कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन जैसे उसमें नहीं पूछते हैं। Okay, sir. Thank you. यस। आप सर, एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि कितना मतलब स्टेइंग अपडेटेड विद आईआर लिखना चाहिए कि नहीं, रीडिंग आईआर, थोड़ा सा मेरे को लगता है काफ़ी ब्रॉड हो गया ये, और सभी कर रहे हैं। आप इसमें कुछ डिफरेंट अगर दिखाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि यार जैसे मैं इंडिया की सपोज नेबरहुड पॉलिसी के बारे में मेरे को फॉलो करने में अच्छा लगता है, इंडिया नेबरहुड थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा आपका टॉपिक। या फिर फॉरेन पॉलिसी को, इंडिया मतलब इंडियन फॉरेन पॉलिसी का क्या रोल है मल्टीलैटरल फोरम्स में, या फिर मल्टीलैटरल फोरम्स को स्टडी करना अच्छा लगता है, यूएन यूएन डिफरेंट बॉडीज हैं उसको देखना, थोड़ा सा आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो आई थिंक
बेटर होगा इसको, रादर देन जस्ट राइटिंग IR, अपडेटेड विद IR। आप डेवलप भी कर सकते हैं, मतलब देखो, इसमें ऐसा नहीं रहता कि मैं सिर्फ यही पढ़ता हूँ, मेरा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है। IR तो मैं पढ़ता ही हूँ, सब चीज़ पढ़ता हूँ, बट अगर मेरे को आर्टिकल इंडिया नेपाल के बारे में मिलेगा तो मैं उसको ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ता हूँ, सपोज अगर मेरी नेबरहुड पढ़ने की हॉबी ज़्यादा है। B.Tech में अगर कोई किया हुआ है उसको मेंशन करके ठीक रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री के साथ तो किया हुआ है, मतलब आपका ऑप्शनल क्या है अरविंद, इफ़ यू आर हियर? ऑप्शनल हिस्ट्री है और ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री है, तो आई थिंक इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका क्या डाउट है, आपने B.Tech लिखा एक बार, या तो आप बताइए बोल के। सर गुड मॉर्निंग। हम्म। सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया है, साथ में मैंने पहले, इससे पहले जब पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले बी लीव और बीटेक भी किया हुआ है। तो मेरे को डीएफ में ये मतलब मेंशन करना है या स्टिक टू अपना पोस्ट ग्रेजुएशन को ही दिखाना है उसके अंदर? हाँ, अंडर ग्रेजुएशन तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि अंडर ग्रेजुएशन तो मिनिमम क्राइटेरिया होता ही है नहीं, एग्जाम। ग्रेजुएशन मेरा हिस्ट्री और पॉलिटिकल से ही है, लेकिन साथ में बीटेक वगैरह भी किया हुआ है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से। तो जब मैं क्वालिफिकेशन वगैरह मेंशन करूँ तो इनको मतलब हाइड कर सकता हूँ या मान ले उनको दिखाना रहेगा? कुछ दिक्कत नहीं है, आप मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, आपने ग्रेजुएशन हिस्ट्री में किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री में है ना आपका। यस सर। फिर अगर आपको इस एरियाज में आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप अवॉइड कर सकते हो उसको। ठीक है सर, थैंक यू सर। एडिशनली पढ़ना पड़ेगा, फिर B.Tech भी रिवाइज करो, वो सब बहुत अलग यस। थीम खुल जाएगी। तो यस सर। अगर आपके पास है ग्रेजुएशन तो आप अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू सर। So, Hello, sir. My name is Akriti. Am I audible, sir? यस यस, हाय। Sir, my optional is also commerce. So, considering the fact that commerce is very wide, so how did you prepare it efficiently? Because there are many, many subjects that we have to prepare. अब जैसे आप कॉमर्स में भी आप देखेंगे, तो मतलब बेस्ट होता है स्टार्ट करना कि किस टाइप के क्वेश्चन को ट्रांसक्रिप्ट में पूछ रहे हैं कॉमर्स रिलेटेड। तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा वो लोग अपने ऑप्शनल से स्टिक नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट आस्किंग वेरी कोर क्वेश्चंस ऑफ कि सपोज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में वो लोग चले गए, या फिर बहुत ज़्यादा कोर में कुछ आपसे बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का आपसे कुछ बहुत डिटेल में कुछ कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होता अपने ऑप्शन में। दे इंटरप्रेट कॉमर्स मोर एज इकोनॉमिक्स। तो आपसे इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन दे विल आस्क, या फिर अपने सब्जेक्ट्स के आस्क पूछते हैं। तो सबसे बेसिक अप्रोच रहता है कि जैसे आपने ट्रांसक्रिप्ट के क्वेश्चन एनालाइज करे तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा, और फिर उसी को लेके आप कॉमर्स का अपना रिवीजन सब्जेक्टिव कर सकते हैं ऑप्शनल का, कि यार कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंट में ये चीज़ें मेजर ये लोग पूछ रहे हैं, तो कुछ डेफिनेशनल चीज़ें पूछ लेंगे वो लोग। बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, तो आप उनको सरफेस लेवल पे एक बार आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं अपने ऑप्शन में। पेपर 2 में आपको जैसे लगता है कि सपोज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, तो उसमें लीडरशिप है जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, मोटिवेशन हो सकता है। उसके आप कुछ दो तीन कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में रहेंगे, या फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है आपको, सपोज डिस्ट्रिक्ट में बोल दिया कि यार ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दो लोगों के बीच में, आप कैसे मैनेज करेंगे, अपन ने तो उसका पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे अपन बेटर कर सकते हैं, दिस इज आर एज। तो उनको आप टॉपिक्स को लिख सकते हैं एक पेज पे फटाफट। बाकी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी एक बार ये अपलोड करे हैं जो कॉमर्स के मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करे थे, तो यू कैन यूज़ दैट एज वेल, क्योंकि उसमें मैंने 2-3 साल से जो इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें ट्रांसक्रिप्ट एनालाइज करके ही उनको बेस बनाया था। तो आप उनको देख लीजिए, और उसमें मैंने ईयर वाइज फाइल्स डाले हैं, तो जो लेटेस्ट ईयर हैं आप उनको पहले प्रायोरिटी दीजिएगा, एंड देन यू कैन गो बैक टू दो अर्लियर ईयर्स इफ़ यू हैव टाइम। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक आपको पूछना हो तो बताइए। No, sir. Thank you so much, sir. Sir, another thing that if the interview or the personality test comes in the initial days, so what should I give more priority to right now? Because in the case of restricted time, what should I do first? मोस्टली मतलब आपको डैफ को तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, एक डैफ सबसे अपना मेजर पिलर रहता है। अब डैफ के अंदर आपका स्टेट हो गया,
उसके अलावा डैफ में आपका जो सेक्शन है हॉबीज़ और वो सब सेक्शन, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है क्वेश्चन। तो ये थोड़े से आपके प्रायोरिटी ज़्यादा रहना, एंड ऑप्शनल, ये मेजर आपकी प्रायोरिटी रहना चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग। और अगर बहुत इनिशियल स्टेज में आ गया तो मेरे हिसाब से तो फ़ायदा ही रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स का लोड नहीं रहता आपको फिर, क्योंकि अभी आप एक कोई फैकल्टी या किसी का आप टीचर का लेक्चर देखें करंट अफेयर्स का, तो आपका आज तक तो हो जाएगा, और फिर 10-15 दिन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो काफ़ी अच्छा ही मतलब एक्सपीरियंस रहता है। वैसे मेरा जब फर्स्ट टाइम मेरे को 205 मार्क्स आए थे, तो मेरा फर्स्ट वीक में इंटरव्यू था। तो वो थोड़ा सा फायदा रहता है, बट स्ट्रेस जरूर रहता है कि यार डैफ कितना करें क्या करें। तो अपने को एक सरफेस लेवल पे ही प्रिपेयर करना है, जैसे मैंने आपको बताया सब चीज़ों को। बहुत ज़्यादा आप डिटेल में मत जाइए, वैसे भी टाइम नहीं है। तो डैफ के कुछ मेजर एरियाज, अब जैसे अगर टाइम होता है तो आप क्या करोगे यार, हिंदी को भी प्रिपेयर करोगे। हिंदी लैंग्वेज मैंने लिख रखी है, तो हिंदी का क्या दिक्कत है क्या है, नाम को भी बहुत डिटेल में जाओगे कि नाम से मेरे क्या क्या चीज़ें आती हैं। बट अगर आपके पास कम टाइम है तो आप बेसिक देखोगे, यार मेरा नाम माधव है तो इस पर क्या क्या क्वेश्चन 2-3 बन सकते हैं, उसको प्रिपेयर करके आगे बढ़ो। और वही मतलब एक तो अपनी प्रायोरिटी डाइफ रहेगी और वो रहेगा, बट अंदर आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है फिर। Okay, sir. Understood, sir. Thank you so much. यस। हेलो सर, कैन यू हेयर मी? यस यस। माय नेम इज कनिष्क सर। सर मेरे डाफ में 5-6 थिंग्स बन गए हैं, बट कॉलेज से मतलब मुझे जो रिव्यू आ रहा है कि कॉलेज में कॉलेज का कुछ नहीं आ रहा है उसमें। मतलब मैं आई डन ग्रेजुएशन फ्रॉम इकोनॉमिक्स फ्रॉम एसआरसीसी, तो उससे कुछ आ नहीं, मतलब उसका कुछ दिख वुड इंक्रीज माई मतलब प्रिपरेशन की, मतलब ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा फिर उसके लिए, कॉलेज के लिए, कॉलेज वाली थिंग्स के लिए। कॉलेज का आपने मेंशन तो करा ही है जो अपन डालते हैं। यस सर, एजुकेशन में। हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप उसको अट्रैक्ट करना चाहते हो कि नहीं? सर नहीं करना चाहता सर, क्योंकि ज़्यादा याद नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था उन चीज़ों में, इसलिए मैंने लिखा नहीं था। एक इन ठीक। ऐसे राइटिंग में जैसे मेरा सेकंड प्राइज था, तो जैसे उसको लिख सकता हूँ मैं कि एक पर मतलब मुझे सेंस नहीं लग रहा, क्योंकि बाकी स्कूल और उसका है तो। नहीं लिखना अपने को, जो चीज़ टेंशन दे रही है उसको क्यों लिखना है? वो तो वही होगी, मतलब सामने वाले के हाथ में आप और चाकू दे रहे हो कि आओ काटो मुझे। वही अच्छा। हो गया ना, आप पहले से क्यों दे रहे हो उन लोगों को जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल ही नहीं हो। अच्छा अपने सर। को बिल्कुल नहीं देना। और जो आप ऑप्शनल, जैसे ग्रेजुएशन में भी आप लिखेंगे अपनी डिग्री, उसके आगे हम्म। वो लोग सब्जेक्ट्स पूछते हैं। तो यस सर। सब्जेक्ट भी सारे मत लिखो। हम्म। आपको लग रहा है यार ये 5 सब्जेक्ट मैंने पढ़े, ये 2-3 में मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, उन्हीं को लिख दो बस। ओके। ताकि हम्म। वो 2-3 जो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उसमें क्वेश्चन वो ना ट्राई कर, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स पढ़ के वो एक बार सब्जेक्ट भी देख लेंगे, अच्छा है इसने ये पढ़ा है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पढ़ी है, चलो उससे बात करता हूँ अगर मेरे को आता है तो। ओके ओके। और और आपको सर, उसको नहीं अट्रैक्ट करना तो मत करिए, ज़बरदस्ती मत भरिए डैफ को। सर क्योंकि मेरा जो प्राइजेस वाला कॉलम है उसमें मैंने सिर्फ एक ही डाला है इस कारण, क्योंकि ये मैंने। कोई कुछ नहीं होता, एक 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 हो या दो हो या नहीं भी हो, उसमें अच्छा। अपने को लोड नहीं लेना है किसी भी चीज़ का। अपने को बस जो है अपन वो दिखाना है, और वहां पे प्रूव करना है कि ये डैफ वाला आदमी मैं ही हूँ। वहां पे और सर जाके मेरे अगर आपने ग्रेजुएशन में लिखा, मार्क्स। यस सपोज सर। आपने इकोनॉमिक्स लिखा, यस सर। वहां जाके उनने जज किया कि यार हम्म। ये इकोनॉमिक्स का बंदा है कि नहीं, फिर दिखेगा नहीं, तो फिर क्या आप कैसे नंबर दोगे? सपोज आपके पास कोई कैंडिडेट आए, वो बोले कि यार मेरे को एक एक्स वाई जेड चीज आती है, फिर हम्म। आपने उससे सवाल पूछा, फिर नहीं आती, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल सर। तो वही लॉजिक है। और सर मेरे ग्रेजुएशन में मार्क्स लो थे इकोनॉमिक्स में, मतलब तो फिर हम्म। उसको मतलब कैसे हैंडल करना है, मतलब उस कारण भी मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स को, सॉरी कॉलेज को उसमें डाफ में। यार मार्क्स थोड़ी सिर्फ क्राइटेरिया है यार हर चीज का, मतलब अच्छा। उसमें इतना लोड क्यों ले रहे हो? उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते आप अभी। हाँ हाँ सर। तो आप बेस लेवल पे प्रिपेयर करिए उसको, और वो आई डोंट थिंक इतना डिटेल में वो लोग जाते हैं मार्क्स और उस सब में। अच्छा सर। इट हार्डली मतलब मैटर्स। अगर लो मार्क्स पूछे तो बस उसका क्वेश्चन प्रिपेयर कर लूंगा ना? कुछ नहीं होता सर, नहीं हुआ उस टाइम पे परफॉर्म, सिर्फ एग्जाम थोड़ी डिफाइन करता है आपकी नॉलेज, और ना तो वो इस एरिया में जाएंगे भाई। यस सर। हाँ। ओके सर। तो सर मतलब ऐसे जबरदस्ती इसे डालने की जरूरत नहीं है कॉलेज का? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं डालना है। ओके सर, जिस भी थैंक यू। चीज़ में आप कंफर्टेबल नहीं हो उसको मत डालिए। थैंक यू सर। हाँ। हेलो माधव भाई। हाँ नितिन हाँ, हियर। बताइए बताइए, यस सर। तो यार कभी कभी ना चेयरमैन एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू पूछते हैं कि डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग एट द एंड। सो लाइक व्हाट इज द राइट अप्रोच टू दिस? यार मेरा तो जेनरिक रहता था कि मतलब आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको आप थैंक कर सकते हो उस टाइम पे।
और ज़्यादा आ बैल मुझे मार वाला बेटर रहेगा, क्योंकि जैसे हमने किसी एरिया पे आपसे नहीं पूछा क्वेश्चन, तो वो उनका विजडम है कि यार उनको इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है आपसे, फिर आप उस पर अट्रैक्ट करो। फिर आपने अट्रैक्ट किया, अगर सपोज क्वेश्चन किया है सर मैम इस हॉबी पे मैं बात करना चाहता हूँ, फिर उन्हें क्वेश्चन पूछा सपोज, फिर आप आंसर नहीं कर पाए, तो वो थोड़ा सा गैम्बल टाइप का रहता है। तो बेस्ट होता है कि सर आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस एक्सपीरियंस, दैट वाज वेरी होलिस्टिक, एंड आई जस्ट वांट टू थैंक फॉर दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव गॉट टुडे। इस तरीके से आप उसको क्लोज कर सकते हो, बेटर मेरे हिसाब से वो अप्रोच है। थैंक यू माधव भाई। हाँ। या फिर कभी कभी वो भी पूछना है, आपको कुछ कहना है बोर्ड को, कुछ आपको एक्सप्रेस करना है, अगर नहीं पूछना है तो उसमें भी आप, बेस्ट है कि आप बोल दो कि यार सर इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे मिला यहाँ पे आने तक का ही, इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आज। आप उसको क्लोज कर सकते हो। सर और कोई क्वेश्चन? आई थिंक हो गए माधव सर ना, अभी ये क्वेश्चन जो भी सर थे। आप डाफ रिव्यू कर पाएंगे मतलब अगर आपको भेज सकें किसी मीडियम से? यार कुछ स्पेसिफिक उसमें पूछना हो तो आप बताइए। अच्छा सर। हरीश, मैं एक बार मेरे को कनेक्ट कर देना है ना, जो भी हमारे ऑफिसर सेलेक्ट मैं करवा दूंगा उसको कनेक्ट, है ना, वन टू ये वन। सर वो उनको भी बोल देना। माधव का भी मेरे को याद है, इसका भी हमने पूरा वन टू वन करवाया था उस चीज को लेकर ना, तो वो करवा देंगे। मैं लास्ट में ओके बोलने सर। वाला था कि माधव ने एक सेशन ले लिया है, कई बार टाइम पॉजिटिव भी होती है, बट लाइक हम्म। पैनल ऑफ अदर ऑफिसर्स ऑल्सो ना, माधव के उससे भी करवा देंगे उसको डेफ को वन टू वन। और जो बच्चे हैं हम, मतलब कि मेरा खुद ही रहता है यार, प्री हो गया, मेंस हो गया, पर्सनल टेस्ट में बच्चा गलती ना करे, हम्म। तो आप लोग जितने भी हो तो उसको वन टू वन हर एक वर्ड पे करवा देंगे कनिष्क, दैट विल बी डन। ओके सर। ठीक सर, और कोई क्वेश्चन होगा तो हेलो फिर मैं। माधव सर। हाँ बताइए बताइए। हाँ सर, मेरा एक डाउट है सर। सर मेरा ग्रेजुएशन है 2020 का, तो एक्चुअली मतलब कॉलेज का फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक हम रेगुलर ऐसे टीवी शोज वगैरह देखते रहते हैं, और मतलब काफी ब्रॉड उसमें ऐसे देखा हुआ है, और आइडिया भी है हमको उसमें, और थोड़ा रिव्यूज वगैरह भी हम पढ़ते हैं। तो हम सोच रहे थे कि ऐसे वॉचिंग टीवी शोज ब्रैकेट में ड्रामा करके डालने का, और मतलब जॉनरा उसमें वैसे मेरा ब्रॉड है, ड्रामा और क्राइम थ्रिलर और साईफाई वगैरह भी है, लेकिन हम मतलब हम कर सकते हैं वैसा। लेकिन असल में हम जब बात किए और भी लोगों से, तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये ऐसा कोई हॉबी अच्छा नहीं है, इसको मत डालो, और मतलब ये मतलब ऐसा कुछ अच्छा दिखा नहीं रहे, तो डिस्करेज कर रहे हैं जनरली लोग। तो मेरे को क्या करना चाहिए? उसके अलावा अगर आप ये नहीं डालते हैं तो क्या डालेंगे? उसके अलावा सर, एक तो मेरा है कि विकिपीडिया वगैरह पे हम लिखते हैं, मतलब कंट्रीब्यूटर भी हैं और पढ़ते हैं, रैबिट होल लर्निंग उसमें है। एक वो है, ट्रिविया में इंटरेस्ट है, तो वो एक साथ हम सोच रहे क्लब करके डाल देंगे, विकिपीडिया एंड ट्रिविया। और एक उसके अलावा सर हम क्रिकेट और टेबल टेनिस खेलते हैं और क्रिकेट देखते हैं। तो ये हॉबीज है। रिलेटिव उसमें डाल सकते हो ना, जैसे मेरे सजेशन रहेगा कि तीन चार हॉबी ना डालो तो अच्छा है। अच्छा। हाँ, इसमें आप रिलेटिव डाल अच्छा। सकते हो कि ये चार में से बेस्ट टू मुझे क्या लगती है जिसमें मैं बात करना चाहूंगा। दैट शुड बी योर हम्म। अप्रोच टू हाँ दिस। सर, फिर एक ट्रिविया में एक इशू ये है कि सर पहले हम स्कूल लेवल पे, उसके बाद कॉलेज लेवल पे हम काफी क्विजेज वगैरह में पार्टिसिपेट किए, तो वो अच्छा था। लेकिन जैसे मतलब जैसे बड़े शहर में आप जाते हैं, कोलकाता दिल्ली वगैरह में, तो फिर वो क्विज का लेवल बहुत हाई हो जाता है, फिर मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम्पीट विद दो स्टूडेंट्स। तो सर उसमें फिर हम नहीं जीते ज्यादा, लेकिन उसके पहले तक विद इन कॉलेज लेवल तक हम अच्छा परफॉर्म किए। और लेकिन क्योंकि अब टाइम भी हो गया 2020 के बाद से, तो सर अब उसका मतलब लेवल चला गया, तो इसलिए हम क्विजिंग मेंशन नहीं किए, तो फिर हम ट्रिविया मेंशन किए। लेकिन फिर हमको लग रहा है कि अगर हम ये हॉबी में डालेंगे तो फिर उस पे उतना सवाल शायद पता नहीं कैसे फ्रेम होगा, तो वो हमको समझ नहीं आ रहा है क्या मुझे डालना चाहिए या नहीं। यार देखो, सबसे सिंपल तरीका आप खुद ही आंसर करो उसका, कि अगर आप अनश्योर हो उस चीज़ के लिए कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा इसको या फिर हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो बेस्ट है कि उसको आप अवॉइड कर सकते हो। सेकंड चीज़, आप ट्रिविया और ये क्विजिंग जो वर्ड्स हैं, इसको एक बार आप ट्रांसक्रिप्ट में सर्च करिए। हम्म। इनसे लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं, अगर कोई बच्चा क्विजिंग लिखा है पिछले साल, 2 साल में, 3 साल में, जी सर। तो आपको आइडिया लगेगा कि यार अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन अगर जा रहे हैं तो क्या मैं इस टॉपिक से बात करना चाहता हूँ। अगर आपको हम्म। उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको डाल सकते हैं। हम्म।
ओके। और सर मतलब ऐसे हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे अगर हम वॉचिंग शोज मतलब हम लिखना चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है अगर उधर पे वो लोग बात करेंगे तो हम उसको डिफेंड कर सकते हैं क्योंकि उसमें है थोड़ा सा। लेकिन फिर वही है कि क्या ऐसा ये नेगेटिवली तो सीन नहीं होता है ना कुछ ऐसे नेगेटिव बाई नहीं, पैनल? कुछ नेगेटिव नहीं, सिर्फ डैव का आदमी वहाँ पे दिखना चाहिए। अगर वॉचिंग शोज है, हम्म। आप लिख रहे हैं, वो बोलेंगे कुछ फेवरेट है आपका शो, या हो हम्म। सकता है आप उससे उनसे कनेक्ट कर लें, तो आप मीनिंगफुल भी रख सकते हैं। आप मतलब आपका पैशन है यार, आप पैशन भी आप कैसे जी। आप सोसाइटी के हिसाब से डिसाइड करेंगे। मेरे को ये अच्छा लगता है तो लगता है, और ऐसा तो जी कुछ सर। बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिखा रहा है मेरे हिसाब से कि। बाकी अब यार यही मेरी हॉबी है और मैं इस पे बात करने में कंफर्टेबल हूँ, तो बेस्ट है। इस पे भी आप सर्च करिए कीवर्ड्स में, अगर कोई टीवी शोज लिखता है तो उससे क्या क्वेश्चंस पूछ रहे जी ठीक है हैं। सर, ओके थैंक ओके। सर मेरा हॉबीज़ में मैंने वो डाला था कि पार्टिसिपेंट ऑफ इंटर्नशिप, लोकसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो उसको सर प्राइजेस मेडल्स में डालना है या फिर हॉबीज़ वाले सेक्शन में डालना है? लोकसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम, उसमें कुछ पोजीशन आपने होल्ड करी थी तो लीडरशिप में भी डाल सकते हो। हॉबी अच्छा, तो नहीं लग रहा है ये। एक्स्ट्रा करिकुलर में, हाँ एक्स्ट्रा करिकुलर में लिख सकते हो इसको। मतलब हॉबीज़ में। हाँ एंड लिख सर सकते हो। एक हॉबी में मैंने लिखा था कि प्लेइंग फैंटेसी प्रीमियर लीग। ये इंग्लिश प्रीमियर लीग होता है जो फुटबॉल का, उसका ऑफिशियल गेम होता है। तो उसमें मैं टॉप 1.1% में आया था। तो उसको प्राइजेस मेडल्स में डालना है या फिर ये हॉबीज़ में डालना है? कुछ मिला था उसके लिए? हाँ सर, मतलब वो टॉप 10 के में आने पे आपको उनकी तरफ से वो मिलते हैं, प्राइजेस मिलते हैं, तो वो मिले थे। तो वैसे मतलब चाइल्डिश नहीं लगेगा? मैं ये सोच रहा हूँ कि चाइल्डिश तो नहीं लगेगा कि भाई इसमें ही डाल दिया प्राइजेस मेडल्स। प्राइस में जैसे आप इसको देखो, अपने को ऐसे भी कॉल लेना पड़ता है कि यार मेरा कौन सा एरिया बहुत ज़्यादा खाली लग रहा है। हम्म। अगर आपको लगता है कि यार ऑलरेडी प्राइजेस में उससे वर्दी चीज़ें हैं, हम्म। तो फिर उन दो चीज़ों की वर्थ मत गिराओ ये डाल के सपोज। अगर ओके। आपको लग रहा है कि यार मेरा ऑलरेडी एक्स्ट्रा करिकुलर ये सब भर गया है, तो फिर हम्म। आप मतलब ऊपर चीज़ें देखो। कुछ भी चीज़ें ना वर्डिंग से चेंज हो सकती हैं। हम्म। अगर वहाँ पे आपने कुछ सपोज लोकसभा में पार्टिसिपेंट थे, आप सपोज, आई एम नॉट श्योर उसमें क्या होता है, बट सपोज अगर आप कैबिनेट मिनिस्टर बन रहे हैं हम्म। किसी चीज़ के, तो आप लिख सकते हो यार कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ दिस, मिनिस्ट्री इन दिस इवेंट। हम्म। तो वो लीडरशिप पोजीशन हो गई। आपने उसको हॉबी में करके लिख दिया तो हॉबी हो गया। अगर आपको वहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट मिला है तो सर्टिफिकेट डैश लोकसभा, तो वो अचीवमेंट बन गया। तो आप मतलब सिर्फ रीऑर्डर कर सर्टिफिकेट? सकते हो चीज़ें। ओके ओके। सर जैसे सर्टिफिकेट डैश लोकसभा ऐसे डाल सकते हैं, सर्टिफिकेट इन लोकसभा यू इंटर्नशिप प्रोग्राम। कैन, मतलब उसकी आप वर्डिंग मैं अभी एकदम से नहीं बोल पा रहा हूँ, हाँ बट हाँ इस सर, मैं समझ गया। उसको आप चैट जीपीटी से भी वर्डिंग करा सकते हो और अपने एरिया के हिसाब से सीक्वेंसिंग कर सकते हो कि हाँ सर, मैं क्योंकि किस। मेरा जो प्राइजेस मेडल्स वाला है वो क्या एक ही दिख रहा है और हॉबीज में चार हो चुके हैं। हाँ तो हाँ, तो इसलिए मैं फिर सोच रहा ऊपर था ले लो, ऊपर ले लो, ठीक है। एक को ऊपर ले लूं। तो सर ये जो मैंने आपको फैंटेसी प्रीमियर लीग वाला बताया, ये थोड़ा वैसे अनसीरियस टाइप तो नहीं लगेगा? अवॉइड कर सकते हो यार एटलीस्ट अचीवमेंट्स में तो। ओके ओके सर। और इसका भी जैसे मैंने दूसरों को सजेस्ट किया एक बार, अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं क्या पिछले साल के ओके सर। ट्रांसक्रिप्ट में पूछे गए हैं, तो आप देखिए उसमें आपको लग रहा है यार कुछ अच्छा डिस्कशन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि फैंटेसी प्रीमियर लीग से थोड़ा सा ये बेटिंग एप्स और इस यस सब पे सर, है डिस्कशन। ये गैम्बलिंग रेगुलेशंस वगैरह इन सब में जा सकता है, तो तो इसलिए मैंने। वो जा सकता है, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल आप डालिए। यस सर, आई एम कंफर्टेबल। तो अच्छा सर, लोकसभा इंटर्नशिप को आई थिंक प्राइज मेडल्स में डालना मेरे हिसाब से वो ठीक रहेगा। हाँ कर सकते हो क्योंकि वर्डिंग्स अभी। डिफरेंट करके, ऑब्वियसली। ओके। ओके, थैंक यू सर। ओके।